लिखें अपने कल के वास्ते। निधि जी, कल के वास्ते क्यों? आज का लिखा हुआ क्या सार्थक नहीं है? सभी को मेरा नमस्कार। एक बात मैं पहले कहना चाहूँगी कि आखिर कोई लिखता क्यों है, इसे हमको समझने की ज़रूरत है। जो भी लेखन में आता है या रचनात्मकता के क्षेत्र में आता है, तो कहीं ना कहीं एक छटपटाहट लिए होता है। जो आज हम देख रहे होते हैं, उस आज से वो कोई ना कोई एक असंतोष उसके अंदर होता है, कोई असुरक्षा होती है, कोई असहमति होता है, और वह एक सुंदर कल की चाह लिए मन में होता है कि जो कल जो हमारा आएगा, उसमें ये सब जो विसंगतियां हैं, विडंबनाएं हैं, वो इनसे रहित होकर आएगा। और इस सुंदर आस को लेके उस कल के, उस आने वाले कल के निर्माण के लिए वो लिखता है। इसलिए हमें कल के लिए लिखना होता है कि जो आज हमारा है वो सुधर कर कल बने। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हम आपसे सुनेंगे भी। हम तीनों को इसीलिए बुलाया है कि जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अरे अरे अरे, तो ठीक है, तो वो देखिए ना, वही सुना दीजिएगा, कथ्य सुना दीजिएगा। माइक लीजिए आप अर्पण जी के बाद। अर्पण जी, क्यों इस बात की अब जरूरत महसूस हो रही है कि और ये सत्र भी हमें करना पड़ रहा है कि लिखें हम कल के लिए? क्या कुछ ऐसा है जो छूट रहा है, क्या कुछ ऐसा है जो हम समझ नहीं पा रहे, जो हमें कल के लिए सोचना पड़ रहा है? जी, शुक्रिया सईद जी, और शुक्रिया साहित्य आज तक यहाँ आमंत्रित करने के लिए। मित्रों, कल के लिए लिखें, क्योंकि इसलिए भी जरूरी है कि जो हमारा यह आज है, इसका डॉक्यूमेंटेशन कैसे होगा। इसे तो हम अपने अनुभवों को और जो भी हमारी अपनी संवेदनाएं हैं, उनको दर्ज करके ही लिख सकते हैं। आज चूंकि एक बड़ी संख्या में युवा हमारे सामने हैं और हम लोग भी उसी दहलीज पर हैं, कोई 30 पार, कोई 40 पार, कोई 20 पार, तो मुझे इस अवसर पर रामधारी सिंह दिनकर की ये कुछ एक पंक्तियां याद आ रही हैं, और ये क्यों याद आ रही हैं यह भी बतलाता हूं। वे लिखते हैं, रामधारी सिंह दिनकर, सेनानी करो प्रयाण अभय, भावी इतिहास तुम्हारा है, ए नखत अमा के बुझते हैं, सारा आकाश तुम्हारा है। ये मित्रों 1946 में जब जयप्रकाश नारायण आजादी से ठीक कुछ पहले 1946 में जब जेल से छूटते हैं और पटना में भी आते हैं, तो उस सभा में रामधारी सिंह दिनकर उनको समर्पित करते हैं। और जब हम लोग युवाओं की बात कर रहे हैं, तो ऐसे समय में जब जयप्रकाश नारायण की 121वीं जयंती भी चल रही है, तो संपूर्ण क्रांति जो नारा है, एक राजनीतिज्ञ द्वारा दिया हुआ नारा, एक समर्पित राजनेता और दार्शनिक द्वारा दिया हुआ नारा, संपूर्ण क्रांति, वह एक नारा कैसे विचार बन जाता है, इसको भी हम पाते हैं। तो आज जब युवाओं की बात हो रही है, तो साहित्य का राजनीति के साथ, मीडिया के साथ, धर्म के साथ, अध्यात्म के साथ, हमारे अपने जीवन के उतार चढ़ाव के साथ किस तरह का संबंध है, इसको हम समझ सकते हैं। और उस समय के राजनेता, और आज भी कुछ एक ऐसे हैं, कम से कम साउथ इंडिया में आज भी ऐसे हमारे पास राजनेता हैं जो लिख रहे हैं और अच्छा लिख रहे हैं। तो ये जो विविध क्षेत्रों में लोग सक्रिय हैं, तो कहीं ना कहीं जो कनेक्ट होने की बात है कि हम आज से कैसे कनेक्ट हों, यह बहुत आवश्यक है। इसलिए लिखना जरूरी है। और जो भावी इतिहास है, जो भविष्य है, वह कहीं ना कहीं आज पर ही निर्धारित है। और यहां अभी पिछले सत्र में भी कुब्जा की चर्चा हुई और कुछ ऐसे पात्रों की चर्चा हुई। तो हम लोग जानते हैं, जो संस्कृत साहित्य से जुड़े हुए लोग हैं, वे भी जानते होंगे कि जो उपजीव्य हैं, जैसे रामायण, जैसे महाभारत, ये हमारे उपजीव्य हैं। ये ऐसे ग्रंथ हैं जिनके आधार पर, जिनको आधार बनाकर हमारे पहले के लेखकों ने और आज के लेखक भी उन पर लिख रहे हैं। ये उपजीव्य का काम करते हैं, जो एक तरह से मदर सोर्स हैं, रामायण और महाभारत। तो आज भी अलग अलग संदर्भों में हमारे युवा साथी या हमारे प्रौढ़ साथी उन पात्रों को लेकर लिख रहे हैं। प्रतिभा राय जी ने द्रौपदी लिखा, और कई लोगों ने लिखा, निराला जी राम की शक्ति पूजा लिखते हैं, ऐसे कई लोग। तो यह जो कहीं ना कहीं आधार बनाकर चलना है अपनी विरासत के साथ,
वह बहुत आवश्यक है। इसलिए लिखना जरूरी है कि हम अपने आधार को और अपनी परंपरा को समझें। और मैं यह भी यहां पे जोड़ना चाहता हूं, ये जो दो हमारे ऐसे महाकाव्य हैं जो किसी भी सभ्यता या भाषा के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसे देश भी इस दुनिया में हैं मित्रों जिनके पास महाकाव्य नहीं थे। उन्होंने बहुत मेहनत से अर्जित किया अपने एक महाकाव्य को, छोटे छोटे अंशों को लोग के पास जाकर ऐसी चीजों को जोड़ा। उदाहरण के लिए मैं फिनलैंड का नाम लेना चाहता हूं। फिनलैंड के लोक में एक महाकाव्य कैसे पनपता है, और बाद में हमारे एक लेखक, पत्रकार, अनुवादक विष्णु खरे उसका हिंदी में अनुवाद करते हैं, जिसके लिए फिनलैंड सरकार उन्हें सम्मान भी देती है। तो ये जो हमारे उपजीव्य हैं जिन पर हमें खड़े होकर आगे बढ़ना है, आज की समस्याओं को भी लेकर चलना है। कई ऐसे साहित्यकार गुजराती में, डोगरी में, हिंदी में, अंग्रेजी में उनको लेकर चल रहे हैं। तो ऐसे में एक समग्र जो विषय है उभर कर सामने आता है, और हमारी चिंता को भी एक परंपरा का एक बड़ा मतलब आधार मिलता है। बहुत सुंदर। सुभाष जी, आज क्या लिख रही हैं आप, और कल के वास्ते लिखें जो हम अगर कह रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्यों आज जो लिख रही हैं वो पूरा नहीं हो सकता, कि कल के वास्ते लिखना हमें जरूरी हो गया है? शुक्रिया सईद साहब। सबसे पहले तो मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे यहाँ बुलाया गया। और दूसरी बात ये कि मैं चूंकि कथाकार हूँ तो मैं कहानियाँ ज़्यादा लिखती हूँ। हाँ, नज़में और कविताएं वगैरह से शुरुआत की थी, लेकिन जब मुझे ये समझ में आया कि कविताओं से मैं अपनी पूरी बात कह नहीं पाती हूँ, तो मुझे लगा कि मुझे कहानियाँ लिखनी चाहिए। और फिर उसके बाद मैं काफ़ी टाइम से कहानियाँ लिख रही हूँ। तो आपने जो कहा लिखा क्यों जाना चाहिए या क्यों लिखा जा रहा है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि का से कलम होता है और का से क्रांति होती है। क्रांति के लिए यानी कि समाज में बदलाव के लिए, और बहुत सारी चीजें जिनसे हम असहमत हैं उनसे अपनी असहमति जताने के लिए हमें लिखना होगा, और हम बराबर इसके लिए लिखते रहे हैं। अगर आप कुछ वर्ष पहले पीछे जाए तो जब तकरीबन प्रेमचंद से पहले का समय जब था, तो उस वक्त क्या था कि चाहे वो गालिब का ज़माना हो, चाहे वो मीर का ज़माना हो, उस वक्त हुस्न और इश्क पे ज़्यादा लिखने का जोर था, क्योंकि वो नवाबी और शाही या राजसी मतलब माहौल चलता था उस वक्त। तो चूंकि पढ़ाई लिखाई एक सीमित तबके तक थी, पढ़ाई लिखाई बहुत एक लग्जरी की तरह थी जो कि सबके पास नहीं थी। खासकर एक जो गरीब तबका था उनके वो तो सोच भी नहीं सकते थे। तो उस वक्त जिस बारे में लिखा जाता था वो ज्यादातर रोमांस के बारे में, क्योंकि जब पेट भरा होता है तो हमें रोमांस का ध्यान आता है। उस वक्त प्रेमचंद ने शुरुआत की, उन्होंने जब गरीबी की बातें लिखी, उन्होंने बहुत सारी कहानियां लिखी जिसे पढ़कर के लोग दंग रह गए कि क्या ऐसी भी बातें हो सकती हैं। आपने देखा होगा, हम लोगों ने बचपन में जो उनकी कहानी पढ़ी थी ईदगाह, कितने बच्चों ने, कितने बड़ों ने पढ़ करके उन्हें ध्यान आया होगा कि हमारी दादी को खाना बनाने में दिक्कत आती है। तो लिखने से बहुत बड़ा असर होता है। और आज तकरीबन मैं अपनी बात बताऊं तो 1890 या उस जमाने की बात है कि हमारे बाबा के भी अब्बा वगैरह लोग जब अलीगढ़ एंग्लो इंडियन कॉलेज था तब वो लोग गए पढ़ने, लेकिन तब भी घर की स्त्रियां नहीं पढ़ती थीं। उस वक्त से पढ़ाई हमारे यहाँ है मगर स्त्रियों को नहीं पढ़ाया जाता था। तो उसका असर ये हुआ कि स्त्रियों के दुख, उनकी जो त्रासदी थी वो लोगों तक नहीं पहुंच पा रही थी। तो उस वक्त बहुत सारे लोगों ने, देखिए, तरक्की पसंद राइटर्स ने, जो प्रगतिशील जो थे लिखने वालों ने, चाहे वो सरदार अली जाफरी हो, इस्मत चुगताई को ले लीजिए, और बहुत सारे जो राइटर्स थे, उन लोगों ने कहा कि हमें इस समाज पे ऐसा लिखना है, खासकर विधवा विवाह पर या बहुत सारी कुरीतियों पर, या फिर जो गरीबी है, गरीबी अमीरी के बीच जो बहुत लंबी खाई है, उसके बारे में लिखना चाहिए ताकि लोग जाने। तो ये जो हम लिखते हैं ये आने वाली पीढ़ी के लिए ही लिखते हैं, और बगैर वर्तमान, बगैर अतीत और बगैर भविष्य को शामिल किए हुए कोई भी लेखन पूरा हो ही नहीं सकता। अब अगर हम आगे अपनी बात पे आएंगे कि किस तरह से एक विध्वंसकारी लेखन भी होता है और किस तरह से एक सार्थक लेखन भी होता है,
तो अभी तो फिलहाल आपके प्रश्न के जवाब में इतना है। नहीं, बहुत सुंदर, बिल्कुल ठीक है। और आपने कम से कम इस मंच पर एक प्रश्न को जन्म दे दिया और लेखन पर भी आपने यहाँ पर प्रश्न उठा दिया। आपने अपने जो पहले जो लिखा गया है वहाँ पर भी कि किस तरह से जो हमारा दर्द था, तकलीफ थी और स्त्रियों को लेकर जो भेदभाव था उस पर भी आपने प्रश्न उठाया। वो हम हमारे दोनों लोगों से चर्चा करेंगे। निधि जी, हम चाहते हैं कि कुछ सुनाते भी चलिए। और जी मैं कुछ सुनाऊं उससे पहले जी। सुभाष ने विध्वंसकारी लेखन की बात करी, तो लेख के दायित्व की बात मैं जरूर करना चाहूंगी, क्योंकि अभी हाल ही में मैंने एक मूवी देखी थी और हम देखते हैं कि बहुत सारे विमर्श हमारे समय में चल रहे होते हैं। तो क्या होता है कि हम जैसे तराजू होता है ना, दो पलड़े होते हैं, तो अगर एक पलड़े पे हम अपना सपोर्ट रख दें तो वो नीचे चला जाएगा, वो भारी हो जाएगा जी। तो अधिकतर इस तरीके की स्थितियां बनती हैं कि जब हम शोषित के साथ खड़े होते हैं तो कुछ समय बाद हम देखते हैं कि वह ही शोषक बन गया। तो ये एक जो लेख के दायित्व है उसका हमको बहुत ध्यान रखना होता है कि वह भूमिका में ना आ जाए। ऐसा ना हो कि जिसके सपोर्ट में हम खड़े हुए हैं कल हमें उसके अगेंस्ट खड़ा होना पड़े। तो यहाँ पर एक जो बहुत सूक्ष्मता चाहिए, और देखिए जो भी यथार्थ होते हैं उसकी बहुत सारी परतें होती हैं। तो ये लेखक के पास ये दृष्टि होनी चाहिए कि वो हर परत को भेद कर अपना एक आकलन कर सके, और जो लेखक जितना ज्यादा दूर का कल देख पाएगा वह उतना ज्यादा समय तक उसकी रचना यहाँ पर रहेगी। उस मूवी का मैं जरूर जिक्र करना चाहूंगी। यहाँ पर आप में से शायद बहुतों ने देखी भी हो, काफी प्रसिद्ध मूवी है, द हेल्प नाम से है। अमेरिकन और अफ्रीकन जो संघर्ष रहा उसके ऊपर वो मूवी है। तो वहां पर दिखाया है कि जो अमेरिकन घर है उनमें अफ्रीकन महिलाएं काम कर रही हैं और कैसे उनको बराबर नहीं समझा जा रहा और किस तरीके से शोषण हो रहा है, उस पर कहानी है। बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने सब दिखाया। लेकिन एक चीज मुझे लगातार उस मूवी में खटकती रहती है, अफ्रीकन महिलाओं के संघर्ष के ऊपर वो कहानी है कि उसमें वो एक अफ्रीकन महिला केक बनाकर लेके जाती है अपनी एम्प्लॉय के लिए, और जब वो खा लेती है तो वो कहती है कि इसमें विष्ठा मिला हुआ था मेरा। तो ये मुझे बहुत बड़ी लेखकीय चूक वहां पर लगती है, क्योंकि ये एक आक्रोश के रूप में वहां पर नहीं आता, ये उपहास के रूप में आते हुए लगातार मूवी में एक परिहास का विषय उनके बीच में बना रहता है। तो उस अफ्रीकन समुदाय से जिससे मेरा मन जुड़ा हुआ चल रहा था वह अचानक से वहां से थोड़ा सा खिन्न हो जाता है। तो हमें इसका बड़ा दायित्व का अपना ध्यान रखना होता है कि जो हम लेखन कर रहे हैं वो विध्वंसकारी इस तरीके से ना हो जाए, जिसके लिए हम खड़े हुए हैं उससे सबकी संवेदना जुड़े, वहां से विचलित ना हो जाए। ये बात मैं कहना चाहती आप थी। कुछ सुनाएंगे? अर्पण जी से एक प्रश्न पूछ लें उसके बाद। जैसा आप कहें सर, हम इसलिए हम सुनना चाहते थे निधि जी को, लेकिन इसलिए आपके पास आ गए क्योंकि सबाह जी और निधि जी दोनों ने बहुत गंभीर प्रश्न यहाँ पर उठा दिए। अब साहित्य तो समाज के लिए है, समाज के लोगों के द्वारा है, और जो समाज में घटित है वही है। और एक साहित्यकार की दृष्टि है, निधि जी ने भी कहा कि उसे दूरदर्शी होना चाहिए। ऐसे में क्या हम एक किसी समस्या पर अगर कोई साहित्यकार लिखता है तो उसे किसी खांचे में, फ्रेम में रखकर देखें, या उसे उस विषय पर ही हम सीमित रखें, या उसे हम विध्वंसकारी मान लें, या उसे उसकी रचनात्मकता को हम प्रेरणादायक माने? जी देखिए, यह तो लिखने वाले पर निर्भर है, लेकिन मैं जहां तक समझता हूं, ऐसी कई कहानियों को लिखते हुए भी मुझे इसका एहसास हुआ और कई ऐसे फीडबैक भी मिले कि जो आपके खलनायक पात्र हैं उनके एंगल से भी आप देखिए। मेरी अभी एक लंबी कहानी डीएनए हिंदी में आई है, ऑफिस की कार, एक अनार, 100 बीमार। तो उसमें छत्तीसगढ़ की पृष्ठभूमि में वह कहानी है कि जब नए राज्य बनते हैं तो वहां कई तरह के अवसर पैदा होते हैं, नई राजधानी बन रही है, तमाम तरह के फंड आते हैं, तो उसमें लोग उसका नाजायज फायदा उठाने के लिए भी जाते हैं, चाहे वह झारखंड बना हो बिहार से अलग होकर, या छत्तीसगढ़ बना हो मध्य प्रदेश से अलग होकर, या उत्तराखंड बना हो। तो ऑफिस की कार, एक अनार, 100 बीमार में ऑफिस की कार एक रूपक है और उसके माध्यम से हमने वह कहानी दर्ज की है। तो लेकिन कई बार जब हमें लगता है कि हम बहुत अधिक मूल्यों को लेकर ही हम सब कुछ तय कर लेंगे बतौर लेखक, तो शायद यह गलत होगा। इसलिए जो खलनायक हैं, या खलनायक क्या कहिए, जो ग्रे शेड्स के पात्र हैं, नायक खलनायक की बात अब पुरानी हो गई, ग्रे शेड्स
आ गए, बाजीगर जैसी फिल्में इसकी गवाह हैं, और भी ऐसी तमाम इस तरह की चीजें आई, साहित्य में भी आई, तो वहां उनके भी एंगल देखने होंगे। तो उन फीडबैक के आधार पर यह कहानी पहले कहीं और प्रकाशित हुई थी, बाद में डीएनए हिंदी में आई, तो वहां हमने कुछ कुछ चेंजेस किए, क्योंकि मुझे लगता है कि जो इस तरह के लोग हैं, लोलुप प्रवृत्ति के हैं, या वो किसी को तंग कर रहे हैं, या किसी कुंठा के शिकार हैं, ऑफिस की राजनीति में कहीं भी कैसा भी ऑफिस हो, किसी भी तरह का हो, निजी हो, सरकारी हो, अंडरटेकिंग्स हो, हर जगह दुकानें हो, मॉल हो, ये हमारे जीवन का हिस्सा है। तो इनमें कैसे छोटी छोटी बातों से हम प्रभावित होते हैं, हमारा दिन खराब हो जाता है, या कोई एक अच्छी बात हमारा दिन अच्छा कर जाता है। तो इसलिए हमें बतौर साहित्यकार उन पात्रों की ओर से भी सोचने की जरूरत है। दूसरी बात मैं एक यहां पर यह भी जोड़ना चाहूंगा कि शहरीकरण, हमारे देश में शहरीकरण काफी तेजी से बढ़ रहा है। जो कस्बे हैं वे भी धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, और लोग गांव में भी कई सुविधाएं हो गई हैं, पेयजल तक की सुविधा जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते थे, या बिजली, ये सब चीजें बढ़ी हैं। तो शहरीकरण के कुछ दुष्परिणाम भी हैं। मैंने लगभग, मुझे लगता है 2017 में मेरा एक उपन्यास आया था 25 वर्ग गज, जो दिल्ली में जो छोटे मकान है, दिल्ली में 17 साल जो मैं रहा वहां, और उसी का निचोड़ है। और वो दिल्ली में वह उपन्यास नहीं लिखता हूं, जयपुर में लिखता हूं, जब दिल्ली से अहमदाबाद और फिर वहां से जयपुर जाता हूं, तो वहां 25 वर्ग गज में भी वे पूरी समस्याएं हैं, लोकल बनाम आउटसाइडर्स की समस्याएं, भाषाओं की समस्याएं, विद्यार्थियों की समस्याएं, नौकरी की समस्या, और छोटे मकान की 25 वर्ग गज, जिसे हम जे कॉलोनी कहते हैं, जो हजारों की संख्या में आज भी दिल्ली में उपलब्ध हैं। जहांगीरपुरी, नेहरू विहार, त्रिलोकपुरी, यमुना के इस तरफ, नॉर्थ में आइए, दिल्ली विश्वविद्यालय के आसपास आइए, उस तरफ जाइए, तो तमाम ऐसे लोग हैं। तो यह जो एक वर्टिकल हाउसिंग जो एक तरह से उसका बढ़ रहा है आजकल चलन, तो ऐसी कई घुटन भरी समस्याएं आती हैं। किसी का दुपट्टा नीचे गिर गया, या किसी का स्कूटर नीचे खड़ा है, किसी के बालकनी से उस पर पानी गिर रहा है। तो ये जो छोटे छोटे चीजों में नोक झोंक है, इससे भी हमारी जीवन शैली प्रभावित हो रही है। लेकिन मेरा यही कहना है कि आप अच्छे को लिखिए, बुरे को लिखिए, कोई न पूरी तरह से अच्छा है, कोई न पूरी तरह से बहुत बुरा है। तो हमें एक बैलेंस लेके चलना होगा, हमें समझना होगा, और बतौर कहानीकार हम निर्णायक की भूमिका में ना आ जाएं। बतौर लेखक हम खुद ही जज न करें, बल्कि हम कहीं न कहीं पात्रों में उनके एंगल्स को भी लाएं कि वह क्यों चिढ़ रहा है, उसकी क्या कुंठाएं हैं। अगर ऑफिस में कोई बॉस हम पर चिढ़ रहा है, तो उसकी अपनी यात्रा भी रही होगी, वह भी परेशानियों से गुजरा होगा, उसने भी बहुत तरह की जो कचोट है, चिकोटियां हैं, उसे भी लोगों ने काटी होंगी। तो उन सबको भी समझते हुए चलना है, तभी हम न्याय कर पाएंगे अपने सभी पात्रों के साथ। हमारे तुलसीदास की अगर बात करें, तो उनके लिए जितने राम प्रिय हैं, रावण पर भी उतनी ही मेहनत करेंगे, वो लक्ष्मण पर भी उतनी ही मेहनत करेंगे, मेघनाथ पर भी उतनी ही मेहनत करेंगे। मेहनत हमें सभी पात्रों पर करने की जरूरत है। निधि जी, सर ने एक बहुत अच्छी बात कही, उससे मैं जरूर जुड़ना चाहूंगी। उन्होंने कहा कि मेरा भी बिल्कुल ये मानना है कि जो साहित्य का दायित्व है वह नायक या खलनायक गणना नहीं है। साहित्य का काम है, देखिए, जो एक लेखक होता है, एक इतिहासकार होता है, एक पत्रकार होता है, तीनों का जो दायित्व है और जो उद्देश्य होते हैं और जो दृष्टि होती है बहुत अलग होती है। तो जो एक साहित्यकार की दृष्टि होती है वह ये जानने का प्रयास करता है कि अगर हम हिटलर की बात करें कि अगर कोई व्यक्ति हिटलर है तो वो प्रवृत्तिवश है कि परिस्थितिवश है, वो इसका विश्लेषण करता है, इसका आकलन करता है। और अगर वो प्रवृत्तिवश है तो कि क्या हम ऐसी परिस्थितियां बना सकते हैं कि हम उसकी प्रवृत्ति में परिवर्तन ला सकें? निधि जी थोड़ा सा रोकें आपको। हाँ इसका जी, मतलब बिल्कुल। अगर कोई परिस्थितिवश है तो उसे हम जस्टिफाई कैसे करेंगे? नहीं, मैं जस्टिफाई करने की बात ही नहीं कर रही, मैं तो उन परिस्थितियों के आकलन की बात कर रही हूँ। मैं तो यहाँ सामाजिक दायित्व की बात कर रही हूँ कि अगर कोई परिस्थितिवश हिटलर बन जा रहा है, तब तो यह जो दोष है ये सामाजिक दोष हुआ ना। सुधार तो समाज को करना होगा, आप व्यक्ति को सजा नहीं दे सकते इसके लिए। मैं इसकी बात कर रही हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि अब सारी जिम्मेदारी साहित्यकारों पर आ गई है, आप लोगों पर आ गई है। बिल्कुल बिल्कुल। जो आप जो राम राज्य की बात कर रहे हैं, राम राज्य कैसे होगा? राम राज्य क्या है? वहां पे जो राजा है वे केवल वही राम नहीं है, हर प्रजा का हर व्यक्ति राम है। और अंतस की उस भूमि का निर्माण का जो दायित्व है वो साहित्यकारों पर है। कुछ सुना दीजिए। कुछ सुना दूं? चलिए।
थोड़ी सी चर्चाएं चल रही हैं तो विमर्श पर ही मैं सुना देती हूँ। इसको मैं हालांकि विमर्श में नहीं रखूंगी कविता को। ये एक बेटी का संवाद है अपने पिता से, और ये उस वक्त का संवाद है जब पिता इस धरा को छोड़ के जा चुके हैं। तो कैसे दूर होकर लोग कैसे करीब आ जाते हैं, उस पर ये बात करती है कविता। कविता का शीर्षक है पिता बनाम पति। पिता, आखिर तुम चले ही गए, हर बार की तरह इस बार भी बिना कुछ कहे। तुम्हारे जाने के पदचाप सुनकर भी मैं तुम्हें रोक नहीं पाई। बरसों का बोला क्षण में तोड़ना संभव ना हुआ, शब्द बस काब भर पाए। जब तुम पिता थे और मैं थी नन्ही लाड़ू बिटिया, तुम मेरे संरक्षक भी थे और आदर्श भी। शायद तुम इस तथ्य से अनजान ही रहे कि उम्र बढ़ने पर हर बेटी, हर बहन स्त्री हो जाती है पिता, और जानते हो ना, स्त्रियों के दुख परस्पर जुड़ जाते हैं। माँ की आंखों में आंसू दे तुम मुझसे मुस्कान नहीं पा सकते थे। माँ के पास होना तुमसे दूर होना नहीं था। माँ के सम्मान की कामना तुम्हारे अपमान का पर्याय भी ना थी। लेकिन तुमने कर लिया खुद को अकेला, हमारी पुकारों को कर दिया अनसुना, और मौन निभाते रहे जिम्मेदारियां। जीवन चलता रहा पिता, लेकिन उसमें सहजता का लावण्य ना रहा। जो बीत सकता था सम्मिलित कहो में, उस पल मुस्कानों में भी साम्य ना रहा। हम प्रतीक्षित रहे पत्थर में, कभी तो उगेंगे कोपल, किंतु हमारा स्नेह वह बरसात ना कर पाया। तुम्हारे ताप के आगे सब बूंदे पहले ही भाप बन तिरोहित होती गईं। अब बची हैं तो लपटों में तपी बस कुछ राख, इन बुझे अंगारों में तुम्हारे स्नेह की नमी है। पिता, तुम जान लो, तुम हार गए हो। इस बार तुम अकेले नहीं जा पाए, तुम्हारे साथ चले गए हैं हमारे सारे अलगाव, मतभेद, और शायद कहीं गहरे उग आए मनभेद भी। दूर जाकर तुम पास आ गए हो पिता। अब फिर से कह सकती हूँ तुमसे मन की सब बातें, टोक सकती हूँ तुम्हें तुम्हारी गलतियों पर, गर्वित हो सकती हूँ तुम्हारी उपलब्धियों पर। अब तुम्हारे और मेरे बीच माँ नहीं है, और ना ही है माँ के साथ किया तुम्हारा रूखा व्यवहार। पर माँ जाने क्यों दिन भर रोती है, क्या अब भी तुमसे वह दिल की कुछ ना कहती है। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत बढ़िया। अर्पण जी, सर। मित्र माफ कीजिएगा, मैं एक कविता, चूंकि इधर उत्तर प्रदेश में हूं, तो उत्तर प्रदेश में लगभग 2 वर्ष होने को आए, तो यहाँ के भूगोल पर कई ऐसी कविताएं लिखी। मेरी कोशिश यही रहती है कि जहां भी रहिए, मैं दिल्ली में रहा तो उसके भूगोल को लाने की चेष्टा की, गुजरात में रहा तो वहां अहमदाबाद को और जो भी आसपास का इलाका था उसको लाया, जयपुर में रहा तो वहां की पृष्ठभूमि में भी कुछ ऐसी कहानियां, कुछ ऐसी कविताएं रचित हुई, और फिर छत्तीसगढ़ को लेकर अभी चर्चा हमने की। तो यहाँ अभी फिलहाल मैं गोरखपुर से आया हूँ, तो गोरखपुर, बनारस, इलाहाबाद, लखनऊ, इन सब जगहों पर आना जाना होता है। तो ऐसी ही एक कविता उत्तर प्रदेश के भूगोल पर मैं यहाँ पर रखता हूँ। यहाँ भी सरयू बह रही हैं, कविता में भी सरयू प्रवाहमान है। कहीं न कहीं प्रकृति के साथ जो हमारा रिश्ता है, जो मानवीय संबंध हैं, और तमाम नदियां या और ऐसी चीजें जो प्रकृति की, हमारे खेत, हरियाली, फसलें, ये कैसे हमसे जुड़ी हुई हैं। हम लोग अंततः जो हम जाते हैं जीवन के बाद नदियों के किनारे ही जाते हैं, वहीं हम लोग जिस मिट्टी से आते हैं उसी में फिर अंत में मिल भी जाते हैं। तो एक कविता है जिसमें 2 चीजें आई हैं, मृत्यु भी आई है और सौंदर्य भी आया है। तो वह कविता यहां पर रखता हूं। नदी के तट जैसे नट हो, नदी के तट जैसे नट हो, सरयू किनारे इस तरफ नहा रही थी एक युवती। सरयू किनारे इस तरफ नहा रही थी एक युवती, तट की दूसरी ओर जल रहा था एक शव। सरयू किनारे इस तरफ नहा रही थी एक युवती, तट की दूसरी ओर
जल रहा था एक शब्द। दोहरी घाट एक जगह है, दोहरी घाट की युवती दोहरी हुई जा रही थी, हंसी, शर्म और मादकता के मणिकांचन में। दोहरी घाट की युवती दोहरी हुई जा रही थी, हंसी, शर्म और मादकता के मणिकांचन में। बड़हलगंज एक तरफ दोहरी घाट, एक तरफ बड़हलगंज। बड़हलगंज का वृद्ध जल रहा था इस ओर, बड़हलगंज का वृद्ध जल रहा था इस ओर। मसान पर दिए जा रहे थे मशविरे। ईश्वर जल रहे थे जल के इस भाग्य से। ईश्वर जल रहे थे जल के इस भाग्य से, जहां सुंदरता और मृत्यु आमने सामने थी, जहां सुंदरता और मृत्यु आमने सामने थी। ईश्वर उलझे रहते हैं नश्वरता और अमरता के बीच, धरती और स्वर्ग के बीच। तभी एक नदी बिछकर धरती पर दूर कर देती है बंटवारे को हरदम तत्पर मनुष्यों की उलझन। बंटवारे को हरदम तत्पर मनुष्यों की उलझन सीमांकित हो जाते हैं, जिससे दो देश, दो शहर, दो जिले जैसे सरयू बांट रही हैं यहां गोरखपुर और मऊ को। और तभी ईश्वर को भी याद आती है कोई बैतरणी, तभी ईश्वर को भी याद आती है कोई बैतरणी। बहुत ही सुंदर अर्पण जी। और जिस तरह से आपने जीवन के दो बहुत महत्वपूर्ण बातों को एक साथ, एक जीवन है, सौंदर्य है और दूसरा मृत्यु है, बुढ़ापा है। क्यों सबाहत जी हमें आपकी लेखनी में छटपटाहट नजर आती है? क्यों आपको ऐसा लगता है कि हमें क्रांति कर देनी है? क्यों आपको ऐसा लगता है कि हमें सिर्फ अगर हो सकता है गलत भी हो, हम गलत हो सकते हैं, आपको ऐसा ना लगता हो बिल्कुल, लेकिन जो हम कह रहे हैं क्या ऐसा है? क्या हम आप में वो छटपटाहट देख रहे हैं? और अगर ऐसा है तो क्यों, और नहीं है तो कोई बात नहीं, आगे क्या? शुक्रिया इस सवाल के लिए सईद साहब। दरअसल मैं इसका जवाब मजाज लखनवी जो हमारे ही शहर के शायर थे, बहुत मशहूर, उनके इस शेर से शुरू करना चाहती हूँ कि उन्होंने बहुत पहले ये शेर कहा, तकरीबन आज़ादी से पहले की बात है ये शायद, कि तेरे माथे पे ये परचम, तेरे माथे पे ये आंचल तो बहुत खूब है, लेकिन तू इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। ये बात दर्शाता है कि आंचल यानी कि लोक लाज और एक होता नहीं कि समाज और खानदान की इज्जत संभालने वाली स्त्री, वो आज भी है। सारा बोझ स्त्री के ऊपर ही है, चाहे वो हम लोग मुस्लिम है या कोई भी रिलीजन हो। हमारा जो मजहब है वो स्त्रियों के कंधे पे ज्यादा टिका हुआ है। हर तरह से उन्हीं को वही केंद्र में है, हर तरह से केंद्र में वो है। तो जाहिर सी बात है कि जो दबा रहेगा, जो शोषित रहेगा, वो छटपटाएगा ही। भाई पितृसत्ता हमेशा से रही है। पुरुषों को देखिए तो भाई चलिए आपको तो आप शादियां भी कर लीजिए, आप तो बाहर घूमिए फिरिए। औरतों कहे कि भाई आप पर्दा कीजिए या आप ना भी पर्दा कीजिए, तब भी अगर देखिए वर्किंग है तो आप काम कीजिए, बाहर काम कीजिए, कमा के लाइए घर में, और सुबह शाम बच्चों को देखिए, खाना बनाइए। तो ये सारी चीजें जो है औरतों के साथ तो हमेशा से रही और आज भी है। तो मजाज ने जो बहुत पहले कहा, या आप देखिए तो कैफी आजमी ने बहुत पहले कहा कि उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे। ये उन्होंने बहुत पहले कहा जब आप सोच नहीं सकते थे, जब औरतों को इंसान समझा ही नहीं जाता था। आप सोचिए कि अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ, 60-70 साल पहले औरतों को पढ़ाया नहीं जाता था, उनके हाथ में कलम नहीं थमाया जाता था। तो इसका ये मतलब है कि वो जो दबे कुचले लोग थे तो उनके अंदर ऊपर उबरने की छटपटाहट होगी। जो डूबता है वो छटपटाता है, वो जीने के लिए संघर्ष करता है। तो आज जो है, जो थोड़ी बहुत आजादी मिली है औरतों को, हालांकि आज भी वो दाल में नमक के बराबर है अगर आप माने तो। आप शहरी औरतों को उतना मतलब, हालांकि वो भी अपनी जगह बहुत संघर्ष कर रही हैं,
शहरी औरतें चलिए ठीक है, देखने में सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा लग रहा है, जैसे कि हमें हमारा माहौल बहुत अच्छा अच्छा लग रहा है, अंदर कितनी ज्यादा सड़ांध है वो हम सब महसूस करते हैं, हम सब कहीं ना कहीं महसूस करते हैं। तो एक बेहतर समाज की जो कल्पना करते हैं हम फिर उसी बात पे आ जाते हैं कि हम लिखें कल के वास्ते, यानी हम ऐसा क्या लिखें। आपको मालूम होगा कि जब विभाजन हुआ इंडिया पाकिस्तान का, तो उस वक्त नफरत की एक आंधी चल निकली थी और हिंदू मुस्लिम एक दूसरे को मतलब यूं था कि आप देखें और इनको कत्ल कर दें, इस तरह का एक सिचुएशन था, इस तरह के माहौल थे, हालात थे। उस वक्त बहुत सारे राइटर्स ने मिल करके उस वक्त ये सोचा कि क्या हम इस तरह ना लिखें, हमें इस तरह लिखना चाहिए कि एक कौम जो है, एक मुल्क जो है, उसमें एक समन्वय आए, एक दूसरे की लोग इज्जत करें, एक दूसरे से लोग प्यार करें। बाकायदा मिल करके इस तरह की कहानियां बुनी गई जो कि क्लासिक हुई, इस तरह की कहानियां लिखी गई। इसका मतलब है कि लिखने वालों पर एक जोर है, आप इस तरह लिखिए। हम जब कहानियां लिखते हैं तो उसमें औरतों के संघर्ष की जो कहानियां लिखते हैं, जैसे कि मेरी जो कहानी संग्रह है उसमें मेरी कई कहानियां ऐसी हैं जो हमने हकीकत से ली है, लेकिन उसमें हकीकत से जो हमने कहानी उठाई है उसमें औरत स्टैंड नहीं कर पाई है। अपनी कहानी में मैंने उससे बताया कि तुम ऐसे होना चाहिए। तो उस कहानी को पढ़ करके अगर समझ लीजिए कुछ लोगों ने पढ़ा, एक औरत ने सोचा कि मुझे ऐसे करना चाहिए, तो वहां हम सफल हुए। साहित्यकार का ये काम ही होता है सबाहत जी, समाज को दिशा दिखाता है, आंदोलित करता है, आक्रोशित करता है और कई बार उसे संयम बरतने की सलाह भी देता है। निधि जी, सबाहत जी, अर्पण जी, आप तीनों आए, देखिए इशारा वहां से बहुत, मेरा मन कर रहा है आपसे और बात करने का, लेकिन हमारे डायरेक्टर साहब जो हैं, इशारेबाजी हम देख रहे हैं। हाँ, तो और जी बिल्कुल बार बार हम देख रहे हैं, और आप जिस तरह से परेशान हो कि उधर देख रहे हैं वो भी हाँ, समझ वो में आ देखिए ना, रहा है। वो मुझ पर दबाव डाल रही हैं, ये कह रही हैं औरतों की छटपटाहट और उनके दबे कुचले होने की बात कर रही हैं। देखिए मुझे वहां से आंख दिखा दी, समाप्त करो मतलब करो। तो ये हम लोगों के लेखन की वजह से ही संभव हुआ है ना। मैं एक बात, एक छोटा सा किस्सा आप लोगों के लेखन की वजह से हुआ, आपसे शेयर करता चलूं। मेरे पिताजी जो हैं वो अलाइड सर्विसेज से हैं सर, यूपीएससी से, बहुत बड़े सरकारी प्रशासनिक अधिकारी रहे और अभी इस समय वो काफी बुजुर्ग हैं, 84 साल के हैं, शायर हैं बड़े। मेरी माताजी कभी स्कूल नहीं गई, वो साइन करना नहीं जानती हैं आज भी, लेकिन मैंने अपने घर में हमेशा मेरी माँ की चलते हुए देखी है। कभी मेरी माँ के बिना कुछ नहीं हुआ है। मेरी 3 बहनें हैं, जब मेरी बड़ी बहन आप जैसी हो गई, आप दोनों के बराबर, तो उसने अपनी चलानी शुरू कर दी और मेरी माँ हमेशा कहती थी कि इस कमरे की इस दीवार का घर अगर हल्का पीला होगा या नीला होगा हल्का, तो पिताजी को कितना ही हो कि नहीं चटख रंग होना चाहिए, वो नहीं करवा पाए कभी। मैंने अपने घर में अपनी तीनों बहनों को, अपनी माँ को बहुत सशक्त देखा है। अगर मैं अपनी छोटी बहन से भी अगर एक गिलास पानी मांग लेता था तो मेरी माँ वो नीचे बैठ के खाना बनाया करती थी, कभी भी स्लैब पर गैस पे खाना नहीं बना पाई, रोटी बनाती थी। तो उनके पास बेलन होता था, अगर कपड़े धो रही हैं तो चप्पल, और उस जमाने में वो कपड़े मोगरी से पीट के धोए जाते थे, उन्होंने फेंक फेंक के मारा है और कई बार मुझे चोट लगी है। सही साहब, यहाँ आपको रोकेंगे। औरतों के हाथ में बेलन ही अच्छा लगता है, उनके हाथ में यही कपड़े धोने वाला अच्छा लगता है, उनके हाथ में स्लेव ही अच्छा लगता है, लेकिन उनके हाथ में कलम भी बहुत अच्छा लगता है। और मेरे भाइयों को भी और मेरे घर वालों को भी लगता है कि भाई औरतों को है क्या, वो इतने अच्छे हालात में क्यों रो रही है। नहीं, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा। लेकिन स्थिति वाकई अभी भी बहुत बेहतर नहीं। मैं आपकी बहन को सैल्यूट करना चाहूंगी, और एक बात मैं हमेशा कहती हूँ कि जो आज की खलनायिका है वही कल की नायिका होगी। नहीं, बिल्कुल, बहुत बहुत सुंदर। नहीं, हम बिल्कुल आपसे सहमत हैं, आपकी हर बात से सहमत हैं, आपसे कहीं भी मेरा कोई भी विरोध नहीं है किसी बात। ये एक मन किया, क्योंकि बात यहाँ चल रही थी तो सिर्फ मन किया, तो मैंने कहा मैं शेयर करूं। पर एक बात, चूंकि समय भी हो ही रहा है, हाँ सर, समय दूसरे गेस्ट भी आ गए, बस छोटी सी एक बात दो, चूंकि जो विषय हमारा है लिखें कल के वास्ते, तो मित्रों देखिए साहित्य का जो काम है वह ऐसा काम है जिसमें हर विषय शामिल है। साहित्य में जैसा मैंने पहले भी कहा कि राजनीति विज्ञान हो, प्रशासन हो, मैनेजमेंट हो, मैनेजमेंट में भी, प्रबंधन में भी साहित्य को पढ़ाया जा रहा है। पिछले सत्र में भी इस पर चर्चा हुई थी
कि जो आपके अंदर समस्याएं आ रही हैं या बेचैनियां हैं या निराशा है, इससे कैसे बचें। दो बातें इस अवसर पर मैं और जोड़ना चाहता हूं। एक तो यह कि बोलियों का वैभव, ये जो हमारी बोलियां हैं ये और कहां दर्ज होंगी। रेणु को याद कीजिए, फणीश्वरनाथ रेणु का मैला आंचल याद कीजिए, या जो कृष्णा सोपती जी का जिंदगी नामा याद कीजिए, या देवेंद्र सत्यार्थी जो जिंदगी भर लोग के बीच काम करते रहे। तो ये जो बोलियां हैं ये और कहीं दर्ज नहीं होंगी। इसलिए लिखना जरूरी है कि हमें अपनी बोलियों को, चाहे अवधी हो, भोजपुरी हो, मगही हो, बुंदेलखंड से हमारी निधि जी आई हैं, बुंदेलखंडी हो, ये तमाम जो बोलियां हैं, छत्तीसगढ़ी हो, इन सबको बचाना है। तो इससे एक बड़ा परिदृश्य जो खड़ा होता है भाषा का, वह बहुत आवश्यक है। एक चीज। दूसरी चीज, बस एक और बात लिखे कल के वास्ते में जो बात मैं इस पर सोच रहा था, अपराध बहुत बढ़ रहा है। अभी कई ऐसी घटनाएं घटी, हम लोग वारदात भी देखते हैं आज तक पर ही, और कई चैनलों पर कई ऐसी खबरें हैं जिसमें लोग अपनी प्रेमिका को मार दे रहे हैं या अपने छोटे बच्चे की हत्या मां कर दे रही है। तो यह जो समस्या है असहनशीलता की, हो सकता है कि मेरा लेखन आपको ना बदले, लेकिन आपका लेखन मित्रों आपको बदलेगा। जब आप फ्रस्ट्रेट होंगे अपने प्रेमी से, अपने पति से, तो जरूर लिखिए। तो ऐसे में आप इस तरह का जो एक्सट्रीम एक्शन है आपके जीवन में, उससे आप बच जाएंगे। मैं इतना जरूर जोड़ना चाह रहा था, माफ कीजिएगा जी। अर्पण जी, सभा सही जी, दो सेकंड की बात मैं और बस 2 सेकंड लूंगी। मैं एक बात इस सत्र के लिए जरूर कहना चाहती हूँ कि अभी हमने बात की, जैसे सर ने कहा कि मैं अपनी बात बता रहा था कि चप्पल आती थी उड़ती हुई, और तो जितना हम विमर्शों में उलझते जा रहे हैं, स्त्री पुरुष में हम बांटते हैं, फिर आपका थर्ड जेंडर आते हैं, तो एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि जो साहित्यकार की दृष्टि होती है वो होना चाहिए इंडिविजुअलिटी को चिन्हित करने का। आपके सामने जो निधि अग्रवाल बैठी है वो एक ही निधि अग्रवाल है, ना वो पीछे आई थी कभी ना आगे आएगी, और हर व्यक्ति को हमें इसी रूप में देखना होगा, तो शायद हम एक सुंदर दुनिया का निर्माण कर पाएंगे। नहीं तो हम स्त्री पुरुष, उच्च जाति, नीची जाति, इन्हीं में उलझे हुए रह जाएंगे। तो एक व्यक्ति को उसके पूरे अस्तित्व के संग स्नेह देना, मान देना, शायद ये साहित्य का उद्देश्य होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। मन नहीं भरा, लेकिन आप सबका बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियों के साथ हमारे मेहमानों का धन्यवाद कीजिए।